अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 6 हमारा जो है वो कंटिन्यू है। इसमें टॉपिक ई जो है वह है अबाउट सेलुलर रिस्पिरेशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो लास्ट पोर्शन है हमारा, जिसमें हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसे हम रिस्पिरेटरी चेन भी जो है कहते हैं, रिस्पिरेटरी चेन। क्लियर? अब ये इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी चेन की, तो इनिशियल रिएक्शन इसमें जो है स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कर्व साइकिल जो है उसमें हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होती हैं, जिसमें एक हमारे पास है NADH एंड H+। Clear? These are the two main products of the Krebs cycle which initiate the respiratory chain। कि respiratory chain जो है उसका रिएक्शन जो है respiratory chain में ये जो है NADH और H+ से जो है कंटिन्यू होता है। क्लियर? और ये जो है ये कहाँ से आती हैं? ड्यूरिंग Krebs साइकिल। ठीक है जी, ओके। तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि फोटो सिस्टम जो होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और एनर्जी को गेन करता है, तो वो अपने लो एनर्जी लेवल से मूव करके आता है हाई एनर्जी लेवल पे। यहाँ पे इसका क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल। क्लियर? तो अब यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट इस तरह से जो है डाउनवर्ड चलेगी। अब अगर हम रिस्पिरेटरी चेन की बात करें तो इसमें क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको अब जो हम अगर देखें तो हमारे पास कुछ होते हैं ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस और कुछ होते हैं रिडक्टेटिव सब्सटेंसेस, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब्सटेंसेस। क्लियर? तो ये हम देखेंगे इनमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस हमारे पास क्या हैं। तो एक सीरीज़ होती है पूरी केमिकल रिएक्शंस की, और उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या उसे हम चेन भी कहते हैं, रिडॉक्स चेन। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बात की कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या अवेलेबल है? NADH। तो NADH जो है NADH वो यहाँ पर जो है यूज़ होगा सबसे पहले। ठीक है? NADH जो है ये ऑक्सीडाइज होगा किसके ज़रिए? कोएंजाइम Q के ज़रिए। कोएंजाइम Q। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, कोएंजाइम Q है। ये कोएंजाइम Q क्या करता है कि NADH की ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि इसने क्या करना होता है कि NADH को ऑक्सीडाइज करना होता है। जब NADH जो है ऑक्सीडाइज होता है तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा यील्ड होती है, और वो एनर्जी जो है वो इनफ होती है ATP को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है? ATP की सिंथेसिस करने के लिए। तो ये रिएक्शन पहला जो है वो इस तरह से होगा कि जो कोएंजाइम Q है वो NADH की ऑक्सीडेशन करेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास साथ इसके अवेलेबल है H+। ये दोनों सब्सटेंसेस जो है कहाँ से आएंगे? हमारे पास क्रेब्स साइकिल से। ये जो है अपनी NAD की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? NAD की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? निकोटीन एडेनिन, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है? और साथ में हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है? और ये जो है इसको फर्दर आगे यहाँ से कोएंजाइम Q को ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास क्या हुआ कि कोएंजाइम Q जो था इसने NADH की ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में ATP की जो है सिंथेसिस होगी। अब ATP की सिंथेसिस कैसी होगी कि एक ADP का मॉलिक्यूल साथ एक फॉस्फेट। ठीक है? फॉस्फेट जो है याद रखें कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हैं, ये दोनों आकर यहाँ पर यूज़ होंगे और सिंथेसाइज करेंगे
ATP को, ठीक है जी। तो ये ATP अब आपको पता लग गया कि कैसे प्रोड्यूस हुई, कि जब कोएंजाइम Q ने NADH की ऑक्सीडेशन की और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो ATP है वो प्रोड्यूस हुई और ये जो है कन्वर्ट हो गया अपने एक्चुअल फॉर्म में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में। क्लियर। अब जो ये कोएंजाइम Q है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो होगी साइटोक्रोम B के ज़रिए, साइटोक्रोम B, ठीक है जी। साइटोक्रोम B, अब ये साइटोक्रोम को सबसे पहले डिस्कस कर लें। आपकी बुक में इसकी शॉर्ट वर्डिंग लिखी हुई है, जैसे कि अगर हम इसको डिस्कस करें कि साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स, यानी ये ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर। कंटेनिंग हेम ऑफ रिलेटेड प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, साइटोक्रोम आर द एंजाइम्स डेट अंडरगो वैलेंसी चेंजेस ऑफ आयरन एटम। हेम जो है वो सेम होता है आयरन की तरह, जैसे कि आयरन कंटेनिंग ग्रुप डेट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे जो है वो हमारे पास जो है वो उसका पूरा पाथ जो है वो शो हो रहा है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए साइटोक्रोम B तक। तो साइटोक्रोम B जो है ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एंजाइम के कोएंजाइम Q की ऑक्सीडेशन करेगा और हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी जो है वो यील्ड होती है और वो एनर्जी जो यील्ड होती है वो आगे फर्दर ATP की सिंथेसिस में जो है वो यूज़ होती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब ये साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज करता है कोएंजाइम Q को, तो यहाँ पर जो है फर्दर इस जगह के ऊपर एक एडिशनल मॉलिक्यूल जो है वो आकर एक्ट करता है। वो एडिशनल मॉलिक्यूल जो है वो है FADH2, ठीक है जी। और जब ये FADH2 रिएक्ट कर जाएगा तो जहाँ यूज़ होगा इस पे आके, तो ये कन्वर्ट होगा FAD में, ठीक है, FAD में। क्लियर। और साथ में क्या होगा कि हमारे पास एक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर। और साथ में जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे। क्लियर। साथ इसके जो है वो क्या लिबरेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो क्योंकि FADH2 है इन रिड्यूस फॉर्म में, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो रिड्यूस फॉर्म में है। क्लियर। तो जब ये जो है यहाँ पर यूज़ होगा, ऑक्सीडेशन होगी, तो ये FAD में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा एक H+ प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ऑब्टेन्ड होंगे। क्लियर। अब जो बन गया साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन करेगा साइटोक्रोम C, यानी कि जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C क्या करेगा कि ये इस साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ये साइटोक्रोम C साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो है ATP प्रोड्यूस होगी, और वो कैसे कि ADP का एक मॉलिक्यूल साथ एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहाँ पर यूज़ होकर कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, ATP में। तो यहाँ पर भी जो है ATP प्रोड्यूस होगी। क्लियर। अब फर्दर आगे स्टेप क्या होगा, फर्दर आगे रिडक्शन का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है। लाइक साइटोक्रोम C जो है इसे रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम A। क्लियर। जैसे ही साइटोक्रोम A बनेगा तो साइटोक्रोम A को रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम A3। क्लियर। तो साइटोक्रोम A3 जब बनेगा तो आगे फर्दर साइटोक्रोम A3 जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे ये जो 2 स्टेप्स आए आपके पास, ये आए थे किसके, रिडक्शन के। क्लियर। और यहाँ से ऊपर जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये सारी ऑक्सीडेशन होती आ रही है। क्लियर। ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेशन का होता आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइटोक्रोम A जो है इसने इसकी रिडक्शन की, और साइटोक्रोम A3 जो है इसने रिडक्शन कर दी किसकी, साइटोक्रोम A की। अब जो साइटोक्रोम A3 है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब जाहिर सी बात है जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास जो है एक थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो जनरेट होगा। क्लियर। क्योंकि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और एनर्जी इतनी इनफ होती है कि वो ATP के सिंथेसिस के लिए इनफ होती है। क्लियर। तो साइटोक्रोम A3 जो है अब इसकी ऑक्सीडेशन किसके ज़रिए होगी, अब जो साइटोक्रोम A3 है इसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन एटम के ज़रिए। क्लियर। यानी कि half O2
ये यहाँ पर आकर इसकी ऑक्सीडेशन करेगी, क्लियर, यानी ये यहाँ पर ऐड होगी और साथ में यहाँ पर एक H प्लस बना था आपके पास, ये H प्लस एक ये बना था, तो ये दो H प्लस जो है 2H प्लस ये भी यहाँ पर ऐड होंगे, क्लियर। और जो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे थे वो एज सच हमारे पास बॉटम पे शो होंगे और जब ये 2H प्लस और हाफ O2 मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा H2O। और हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पर भी ADP का एक मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर अब देखें अगर आप, तो एक मॉलिक्यूल ये जनरेट हो गया ATP का आपके पास, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये जनरेट हो गया ATP का, और तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये जनरेट हो गया ATP का, क्लियर। तो ये आपके पास जो है एक कंप्लीट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी चेन, जिसमें आपके पास अगर देखें तो ये कोएंजाइम Q है, दीज आर द एंजाइम साइटोक्रोम B, C, A एंड A3, क्लियर। और साथ में जो है आपके पास फर्दर अगर देखें तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है O2 वो भी आपके पास जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले ये हैं कि हमारे पास अगर साइटोक्रोम C जो है वो ऑक्सीडाइज करे साइटोक्रोम B को, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, तो वो ATP हमारे पास ऑब्टेन्ड होती है, क्लियर। सेम इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि जो साइटोक्रोम A3 है उसकी ऑक्सीडेशन किसके ज़रिए होती है, तो वो होती है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 उसके ज़रिए, क्लियर। और जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो है वो इतनी इनफ होती है कि वो ATP की सिंथेसिस के लिए इनफ यानी कि प्रॉपर होती है। अब अगर ये भी पूछा जाए कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें हमारे पास जो है कितने ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्टेन्ड हुए हैं, तो मैंने आपको बताया कि ATP के जो मॉलिक्यूल हमारे पास ऑब्टेन्ड हुए 1, 2 एंड 3, ये 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास जो है वो ऑब्टेन्ड हुए। तो इसमें आप देखें अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता हुआ आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और वो एनर्जी जो लूज़ हो रही होती है वो ATP की सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होती है, क्लियर। सेम इस तरह से अगर आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा ATP की सिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि एरोबिकली परफॉर्म होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP की जो सिंथेसिस है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसका अब अगर आप जनरल रिएक्शन देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर जिसके ज़रिए ATP की सिंथेसिस हो रही है, तो इसमें अगर आप जनरल रिएक्शन देखें तो आपके पास रिएक्टेंट्स भी हैं कुछ, और उनसे बनने वाली आगे प्रोडक्ट्स भी हैं। लाइक अगर आप रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स पे सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके ये है NADH है आपके पास, क्लियर। साथ में है जो यहाँ से H पॉजिटिव, क्लियर, NADH H पॉजिटिव, क्लियर। साथ में आप देखें अगर यहाँ पर तो एक ADP का मॉलिक्यूल J आकर ऐड हुआ, दूसरा ADP का मॉलिक्यूल J ऐड हुआ यहाँ पर आकर, और तीसरा ADP का मॉलिक्यूल J ऐड हुआ यहाँ पर आकर। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 ADP के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी आपके रिएक्टेंट के तौर पर वर्क कर रहे हैं। अब साथ में आप देखें तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल J आपके पास एक्ट किया, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इन्वॉल्व हैं आपके पास। तो जब ये आपस में जो है रिएक्ट करेंगे तो आपके पास इनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो क्या होंगी कि जो NADH है वो रिड्यूस हो जाएगा NAD प्लस में, ठीक है, क्लियर। और जब ये 3 ADP मिलेंगे 3 फॉस्फेट के साथ तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 ATP, और ये H प्लस इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा H2O, साथ क्योंकि वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी आपके अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी आपके पास रिएक्टेंट के तौर पर है, क्लियर। तो जब ये दो H और ये ऑक्सीजन मिलेंगी तो वो वाटर बना देंगे। तो आपके पास अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं इसकी वो क्या हैं, एक है आपके पास इसकी प्रोडक्ट NAD प्लस, क्लियर, और दूसरी इसकी प्रोडक्ट है आपके पास 3 ATP, ठीक है, और थर्ड प्रोडक्ट है आपके पास क्या है इसकी H2O।
तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ गए किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो ये हमारा जो है ये इसका एक बेसिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट है। तो इसी को आपने जो है MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप फर्दर और भी डिस्कस करें कि द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। Here also, as in photosynthesis, the mechanism involved in chemiosmosis by which electron transport chain is coupled with the synthesis of ATP. In this case, however, the pumping movement of protons is across the inner membrane of mitochondrion, folded into cristae between matrix of mitochondrion and mitochondrion's intermembrane space. The coupling factors in respiration are also different from those in photosynthesis. तो ये उसका बेसिक एक पॉइंट है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बेसिक जो है वो बता दिया। इसके अलावा आप समटाइम इस तरह होता है कि ATP की जो कंप्लीट सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसमें ATP जो है कितने मॉलिक्यूल ATP के हमें ऑब्टेन्ड हुए वो भी जो है हमें समटाइम MCQ में पूछ लेते हैं। तो याद रखें कि सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान हमारे पास जो ATP ऑब्टेन्ड होते हैं वो कंप्लीट, अगर आप बात करें ग्लाइकोलिसिस से नीचे होता है एक लिंक रिएक्शन जो है जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, ठीक है, और साथ में क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जिसमें ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो ATP के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो होते हैं 38, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पर इस 38 में से हम कंसीडर करते हैं 36, वो क्यों? उसकी वजह ये है कि जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें जो ATP बन रहे होते हैं उसमें से 2 ATP जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। क्लियर, जिसकी वजह से हम 36 ATP जो है उसको कंसीडर करते हैं। तो ये भी आपने एक पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रिस्पिरेटरी चेन के हवाले से जो एक बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये हमारा सारा एक टॉपिक था MD-CAT बायोलॉजी का, तो ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। ओके, थैंक्स।